क्यों डरते हैं आप इन डिप्लोमेट से, इन फॉरेन कंट्रीज से? क्यों उनकी खुशामद कर रहे हैं? क्यों उनके पैरों पर गिरकर आप बता रहे हैं चलिए कश्मीर? और आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। असाउद्दीन वसी जी। सर, मैं सदर जमहूरिया के इस खुतबे में जो मोशन मूव किया गया है इसकी हस्बे आदत और रिवायत अपनी इसकी मुखालिफत करने खड़ा हूं। सर, मौजूदा वतन अजीज के जो माहौल है, जो पुराशूब दौर है, उस पर किसी एक शायर ने बड़ा खूब कहा। उसमें पहले मिसरे में तरमीम करके कहना चाहूंगा कि हुक्मरान हो गए बहरे और अंधे लोग, हुक्मरान हो गए बहरे और अंधे लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के गीत जो गाते रहे वही नामोदाद पाते रहे, रहजनों ने रहजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। जनाब चेयरमैन साहब, सदर जमहूरिया के खुतबे में खारिजा पॉलिसी के बारे में कहा गया कि नेबरहुड फर्स्ट। इसकी नाकामी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है सर कि नेपाल एक मुल्क है जो हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हमारे भारत से रहे हैं। आज नेपाल नरेंद्र मोदी की सरकार को कह रहा है कि मिस्टर मोदी, अगर आप चाहें तो हम आपको और पाकिस्तान को बिठाकर बात करा देते हैं इंटरलॉक्यूटर बनकर। अब आप बताइए सर, कितनी कामयाबी है इन लोगों की। दूसरी इनकी कामयाबी देख लीजिए सर, या इनकी नाकामी, और भारत की नहीं बल्कि इनकी सरकार की नाकामी, कि अमेरिका के कांग्रेस में और सेनेटर्स ने हमारे मुल्क के ऊपर कई हियरिंग्स किए, कई रिमार्क्स किए, कई मोशंस पास किए। इतना वजीर आजम ट्रंप से बगलगीर हुए, ऐसा लग रहा था पिछले बार कि शायद बकरीद और रमजान के ईद के गले मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी अमेरिका के कांग्रेस और सेनेटर्स भारत की पॉलिसी के ऊपर तनकीद पे तनकीद कर रहे हैं। इससे आपकी कामयाबी अंदाजा होता है। तीसरी बात सर, यूरोपियन पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन मूव हो गया। ये आपकी कामयाबी या नाकामी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। सर, कश्मीर की पॉलिसी, बड़ा अफसोस होता है सर, और मैं समझता हूं कि इस ऐवान की तौहीन भी हुकूमत कर रही है कि गोरी चमड़ी के डिप्लोमेट्स को लेकर कश्मीर को लेकर जाते हैं, मगर भारत के अवाम ने जिसको मुंतखब किया उनको नहीं ली जाती। आखिर क्यों डरते हैं आप इन डिप्लोमेट से, इन फॉरेन कंट्रीज से? क्यों उनकी खुशामद कर रहे हैं? क्यों उनके पैरों पर गिरकर आप बता रहे हैं चलिए कश्मीर? और हम जाना चाहते तो नहीं जा सकते। ये आपकी और खारिजा पॉलिसी की नाकामी। सर, और एक मिसाल दे रहा हूं सर, FATF में जापान जो हमारा मुल्क दोस्त रहा, उसने पाकिस्तान के हक में वोट दे दिया, अमेरिका दे दिया। अब पाकिस्तान पे से FATF खत्म हो जाएगा, वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। ये इनकी खारिजा पॉलिसी रही सर। अफगानिस्तान में तालिबान आ रहा है, अमेरिका कह रहा है कि छाबार पोर्ट में भारत नहीं बना सकता पोर्ट। कल तालिबान वहां पर आएगा तो हम क्या करेंगे फिर? आपके पास इसका कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा सर, अब आप आ जाइए, हज सब्सिडी को निकाला गया था, 700 करोड़ की सब्सिडी निकाले। मैंने खुद कहा था, कहां गए वो पैसे? 700 करोड़ में आपने कितने मुस्लिम महिलाओं के लिए स्कूल खोले? 0, 0। और आज आप कहती हैं कि स्कॉलरशिप। सर, हर साल मैम डिमांड कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए, अक़लियतों के लिए डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप करिए, आप नहीं करते। और नहीं करने की वजह से हर साल कम से कम 20 लाख मुस्लिम लड़के और लड़कियां स्कॉलरशिप से महरूम होती हैं। अच्छा सर, आप देख लीजिए, जो पैसे दिए गए थे
जो पैसे दिए गए थे 2018 और 19 में, उसमें से आपने 170 करोड़ रुपए खत्म दिए ही नहीं। 19-20 में आपने नवंबर तक सिर्फ 27% पैसे रिलीज किए और फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते। हुनर हाट का जिक्र सदर जमहूरिया ने किया, इसमें भी झूठ सर। झूठ का अंदाजा लगाइए कि खुद गवर्नमेंट का मैंने आरटीआई एप्लीकेशन डाला जिसमें कहा गया कि 2018-19 में खाली 12,000 के करीब आर्टिजन्स को, 1,227 आर्टिजन्स को हुनर हाट में ट्रेनिंग दी गई। आप कहते हैं हजारों, ये आरटीआई का एप्लीकेशन है। सर तीसरी जो अहम बात मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा था कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये हमारे हर जमहूरियत के लिए बुनियाद होती है, मगर 5.5 साल में तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर्स की धज्जियां नहीं बल्कि उसको निस्तनाबूद कर दिया गया। कोई चीज आजाद नहीं है आज। थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर्स खत्म होकर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स बन चुका है। यहां पर एक ही शख्स के हाथ में पूरा पावर आ चुका है। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स में अदलिया थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, अब लगता है कि एक ही फर्द में ये तमाम चीजें समा जा चुकी हैं जो हमारी जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहा है सर। चौथी बात सर जिसका जिक्र मैं आपके सामने करना चाह रहा हूं कि सरकार बार बार कहती है कि और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सर इस पार्लियामेंट की तारीख में ये पहला कानून बनाया गया जिसमें मजहब का नाम लेकर हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, पारसी, कभी 70 साल में इस तरह का कोई कानून नहीं बना इस पार्लियामेंट में। वो भी बदनुमा दाग का एजाज आपको हासिल है कि आपने मजहब के नाम पर कानून बनाया। सर एनपीआर एनआरसी के बारे में आज एक सवाल के जवाब में हुकूमत ने कहा कि टिल नाउ देयर इज नो डिसीजन एनआरसी हैज बीन टेकन। सर ये टिल नाउ का मतलब क्या है सर? ये टिल नाउ का मतलब क्या है? आज और कल होगा ना, कल होगा, परसों होगा नहीं, उसमें लिखा है अभी तक। अभी तक, कभी तक कभी नहीं लिखा हुआ है ना सर, अभी तक, टिल नाउ। सर अब आप देखिए सर, मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट को कह रहा हूं। जी हाँ, यस सर, मैं थम्स अप हूं, आप शेक्सपियर पढ़े हैं मुझे मालूम, और मैं आपको कह रहा हूं कि अभी सर मैं अभी हलवा और पूहा खा के आऊं इसलिए अच्छा बोल रहा हूं। हाँ तो सर ये एनपीआर और एनआरसी का मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे, बल्कि मैं प्रधानमंत्री को जरा हिम्मत करके कह रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं प्रधानमंत्री को, आप ये बता दीजिए कि एनपीआर एनआरसी क्या एक सिक्के के दो रुख नहीं है? क्या एनपीआर और एनआरसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स में नहीं है 14A के तहत? अगर एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा, इसीलिए आपने 3,900 करोड़ रुपए एनपीआर को दिए। और एनपीआर, सर सुन लीजिए, एनपीआर के सर इन तमाम से पूछिए कि 2003 के रूल्स में कितने मर्तबा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लिखा गया है, कितने मर्तबा नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन लिखा गया है, इनको पता ही नहीं है। सर मैं आपके सामने कह रहा हूं कि एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा, क्योंकि सेंसस अलग है, सेंसस अलग है, एनपीआर अलग है। आप एनपीआर जब करेंगे और उसमें 8 सवालात क्यों डाल रहे हैं आप, नए सवालात? क्या एनआरसी नहीं करेंगे? अच्छा, ये और एक चांस, ये जवाब दे प्रधानमंत्री। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, आप बोलना चाह रहे तो मैं बैठ जाऊं, आप बोलिए ना सर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट, प्रधानमंत्री कहते हैं ये नागरिकता देता लेता नहीं है, ये देता भी और लेता भी है। उसकी मिसाल क्या है? आसाम। क्या आसाम में 5 लाख मुसलमान के नाम नहीं आए, वो बंगाली जबान बोलते? आसाम में 5 लाख बंगाली जबान बोले हिंदू हैं, आप बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप देना चाहते हैं, आसाम के 5 लाख मुसलमानों को नहीं देना चाहते? क्या आसाम के असेंबली में आपने नहीं कहा, आपकी सरकार ने? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये है, एनपीआर होगा, नहीं घुसपैठी नहीं, घुसपैठियों का बाप हूं। सर सुनिए, एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा। आसाम में जो घुसपैठी हैं, आसाम में जो घुसपैठी हैं, मुसलमान घुसपैठी हैं, बंगाली हिंदू नहीं है। सर मैं खत्म कर रहा हूं 2 मिनट में सर। ये तो एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है सर, एनपीआर एनआरसी एक ही है सर। एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा। प्रधानमंत्री बता दें कि आसाम के 5 लाख बंगाली हिंदुओं को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी CAA के तहत। सर आखिर में सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मुल्क में जो माहौल है, प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट कह रही है क्यों हो रहा है एहतजाज?
प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं मुस्लिम महिलाओं का भाई हूं। आज मुस्लिम महिला उनके खिलाफ खड़ी है तो भाई को नाराजगी क्यों हो रही है, एहतजाज क्यों हो रहा है? सर, ये जो लड़ाई है ना सर, ये हमारे वजूद और बका की लड़ाई है। अगर हम इसमें नाकाम हो जाते हैं तो हम खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कैटेगोरिकली खड़े रहिए और खड़े रहकर कहिए मौजूदा वतन में जो माहौल है सर, ऐसा माहौल है कि 1933 का जर्मनी का माहौल है, 1938 का जर्मनी का माहौल है, 1948 का 38 का मुसोलिनी का माहौल है। आज हर जगह पर अब सिर्फ बाकी क्या रह गया मालूम सर? बाकी हिटलर ने भी इन्हें सेंसस किया था, उसके बाद यहूदियों को गैस का चैम्बर में डाल दिया। मुसोलिनी ने भी 1938 में सेंसस किया था, उसके बाद पूरी जायदाद रोमा और यहूदियों की छीन ली। अब वही हाल यहां पर होने वाला है मुसलमानों के साथ, वही हाल होने वाला है सर, वही हाल करने वाले हैं। इनका मकसद ही वही है, इनका मकसद मैं खत्म कर रहा हूं सर, मैं खत्म कर रहा हूं सर। और दिल्ली में क्या हो रहा है? इतने पावरफुल होम मिनिस्टर है, 3-3 गोलियां चलती हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर है आपका। कैपिटल ऑफ द कंट्री में सर, कैपिटल सर खत्म करो, एक मिनट लास्ट। कैपिटल ऑफ द कंट्री में 3-3 गोलियां चलती हैं। गोली मारो देश के गद्दारों को, मारो मुझे, कहां मारते मारो, बताओ, मारो मुझे, हिम्मत है तुमको, मारो मुझे, मैं मरने तैयार हूं। सर, ये बुज़दिल हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, भारत को हिटलर और मुसोलिनी का मुल्क बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं इसकी मुखालिफत करता हूं सर। थैंक यू सर। खानगी स्कूलों की मनमानियों से परेशान औलिया तुलबा के लिए एक अच्छी खबर है। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली ने अब सरकारी मदारिस के हालात को बेहतर बनाने का एक मिशन शुरू कर रखा है। चुनांचे मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुरादनगर के गवर्नमेंट बॉयज और गर्ल्स स्कूल का मुआयना किया। उन्होंने इन स्कूलों में दरकार सहूलतों की फराहमी पर जोर दिया। उनके हमरा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और दूसरे भी थे। हुमायूं नगर 1 स्कूल जो मुरादनगर छोटी मस्जिद के सामने है, वहाँ का इंस्पेक्शन किया हुआ है। इसमें इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों स्कूल, प्राइमरी भी है, हाई स्कूल भी है। इसका मेन इंस्पेक्शन करने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में एजुकेशन को बढ़ावा दें। ख़ासतौर से ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो है मगर बेसिक चीज़ों की कमी है, उसको दूर करते हुए हम इसको मुकम्मल करना चाहते हैं। मेरे साथ में हमारे अंजुम भाई है, आरिफ भाई है, डॉक्टर साहब है, मोइन साहब है और हमारे डिप्टी DO साहब सारे के सारे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम ये चाहते हैं कि आइंदा एकेडमिक ईयर के अंदर अल्लाह चाहा तो AIMIM नामपल्ली के जानिब से स्कूल को टेक ओवर किया जाएगा। लेकर हम हमारी निगरानी के अंदर जो भी लगेगा हम लोग आपस में इसको कंट्रीब्यूट करके इसको डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर से ये स्कूल का बिल्कुल जो भी पोजीशन आ जाए वो पूरा आवाम को भी चीज़ दिखे और ताकि एरिया की पब्लिक को ये महसूस हो कि यहाँ अच्छा एजुकेशन हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जिसकी तरफ से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालने के लिए हमारी पूरी कोशिश है। पहला ये स्कूल है, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरे स्कूल्स को भी अडॉप्ट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे ताकि ये स्कूल्स को अच्छे से अच्छी तालीम दिला सके बच्चों के लिए। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने आज दारुसलाम में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के 95 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर शेखपेट के MRO के अलावा नाना नगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, टोली चौकी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान और सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमा 7 फरवरी को महात्मा गांधी बस स्टेशन गोलीगोड़ा था जोबली बस स्टेशन सिकंदराबाद मेट्रो ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। इस तरह मेट्रो ट्रेन अब तक 67 किलोमीटर का अहाता कर चुकी है। इस सर्विस की बहाली के बाद यह कहा जा सकता है कि मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। नई रूट 11 किलोमीटर तवील है जो बराए सुल्तान बाजार, नारायणगुड़ा, चिकड़पल्ली,
सामिना चौराहा, मशराबाद, गांधी हॉस्पिटल, सिकंदराबाद वेस्ट, परेड ग्राउंड से होते हुए जुबली स्टेशन पर खत्म होगी। अब मेट्रो रेल का दूसरा कॉरिडोर MGBS का फलकनुमा मुकम्मल होना बाकी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने RTC के कार्गो सर्विस में उनकी तस्वीर लगाने पर नापसंदगी का इजहार किया है और कहा कि वो सस्ती शोहरत के ख्वाहिशमंद नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनका मकसद RTC को मुनाफा बख्श इदारा में तब्दील करना है। उन्होंने अहदेदारों पर वाज़ेह कर दिया कि वह तमाम फलाही स्कीमें अवाम के नाम मानून करते हैं, इससे शोहरत हासिल करना उनका मकसद नहीं है। चीफ मिनिस्टर के स्पेशल सेक्रेटरी P. राजशेखर रेड्डी ने सिलसिले में RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर को एक नोट रवाना करते हुए चीफ मिनिस्टर के एहसास से वाकिफ करवाया। मशहूर टीवी एंकर बरखा दत्त ने कहा कि CA के खिलाफ खवातीन के शाहीन बाग एहतजाज को सियासी मसला बना दिया गया है और बीजेपी दिल्ली के इलेक्शन में उसे कैश करवाने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि खवातीन अपने हौसले और हिम्मत का मिसाली मुजाहरा कर रही हैं, लेकिन शाहीन बाग में फायरिंग के वाक़े से उनके हौसले को पस्त करने की कोशिश की जा रही है। बरखा दत्त ने कहा कि शाहीन बाग में लगातार 50 दिन से 18 साल से लेकर 90 साल की खवातीन अपने एहतजाज के जरिए मुल्क के और तकसीम को रोकने की कोशिश कर रही हैं। मैम, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद आपने कश्मीर का विजिट किया है जी, कैसे हालात है वहाँ? देखिए 370 के एब्रोगेशन के बाद मैं 3-4 बारी श्रीनगर और उसके आसपास के इलाके जा चुकी हूँ और जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, अभी मैं एक एनालॉजी यूज़ करूँगी कि जैसे प्रेशर कुकर होता है, आप प्रेशर कुकर पर ढक्कन डाल दें तो आपको मालूम नहीं कि जब वो आप ढक्कन उठाएंगे तो खाना पक चुका होगा कि उबल के बाहर गिर जाएगा। तो इसी तरह से वहाँ पे हालात ऐसे हैं कि जब तक आप एक नॉर्मलाइजेशन पॉलिटिकल नहीं देखेंगे, जब तक आप पॉलिटिकल लीडर्स की रिलीज़ नहीं देखेंगे, आपको ये असेस नहीं हो पाएगा कि एक्चुअल आफ्टरमाथ और एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है। तो हमें अभी रुकना पड़ेगा जब तक कि और लीडर्स जो डिटेन्ड हैं, जिनमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जब तक वो रिलीज़ नहीं होते और थोड़ा पॉलिटिकल एक्टिविटी दोबारा शुरू नहीं होता, आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि इसका एग्जैक्ट नतीजा और इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा। जी, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट कितना हुआ है कश्मीर पर? देखिए, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट तो होगा अगर आपका इंटरनेट बंद है, आपकी राजनीति बंद है, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो तो होगा, लेकिन वो कश्मीर में बहुत पहली बार भी बहुत हो चुका है। दिस इज़ अ ट्रबल्ड वैली, ये देख चुकी है ये कई बार। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी होप फॉर इकोनॉमिक रेजरेक्शन इस समय पर। इस तरह से इंटरनेट बंद करना कैसा है और इसको किस तरह से चैलेंज किया जा सकता है? इसकी 2 अलग डायमेंशंस हैं। मैं ये भी देख चुकी हूँ कि जब एंटी टेरर ऑपरेशंस होते हैं तो किस तरह से सोशल मीडिया को मिसयूज़ किया जाता है। मिलिटेंट ग्रुप्स उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। जो नए जनरेशन के मिलिटेंट्स हैं वो फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह को यूज़ करते हैं। तो इसलिए टेम्पररी तौर पर इंटरनेट को बंद करना, वो मुझे लगता है उसमें एक रैशनल है, लेकिन इतनी लंबी देर कि 5 महीने ज़्यादा अगर आप इस तरह से उसको रखें, उसमें रैशनल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सिचुएशन, हालात भी ठीक है लेकिन इंटरनेट भी बंद रहेगा। दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं हो सकती। जी, आपने कहा कि मोबाइल जर्नलिज्म आजकल चल रहा जी, है और वो पूरा बैकबोन इंटरनेट है उसका, तो इस तरह से इंटरनेट बंद तो जर्नलिज्म का क्या फ्यूचर है? बहुत मुश्किल है अगर इंटरनेट ब्लॉक हो जाए। मैं जब खुद गई थी तो एक दिन मैं फ़्लाइट पकड़ के वापस आई क्योंकि मेरे पास कोई तरीका नहीं था स्टोरी फाइल करने का। और जो वहाँ के लोकल पत्रकार हैं, जो कश्मीरी पत्रकार हैं, वो खास करके स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि राइट। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो
तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप समाजी जहदकार डॉक्टर अलीम खां फल्की ने CA, NPR और NRC को दस्तूर के मगायर करार दिया और इसके खिलाफ जारी एहतजाज की भरपूर तायद की। उन्होंने शाहीन बाग और जामे मिलिया में फायरिंग के वाक़यात के लिए BJP के लीडरों को जिम्मेदार बताया और उनकी इश्तियालंगेज तकारीर के नतीजे में ये वाक़यात रूनुमा हुए। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हर किसी को एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन पुरअमन एहतजाज को कुचलने ऐसे हथकंडे नाकाबिल कबूल हैं। अलीम खां फल्की ने अवाम से अपील की कि वो मरकज़ी हुकूमत के कानून के खिलाफ एहतजाज को पुरअमन रखें और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। अहम इशू बन चुका है और गवर्नमेंट एक तरफ एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ अब तक तो यकीनन मुसलमान ही आगे थे, लेकिन अब जिस तरीके से दलित और STCs वगैरह अब समझ चुके हैं वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ पलट रहे हैं, तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। अब लोग पूछते हैं कि अब आगे क्या होगा। कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा तजुर्बा ये कह रहा है कि सबसे पहला काम जो ये किया जाएगा वो ये है कि इस पूरे मूवमेंट को हिंदू मुस्लिम में जल्द से जल्द चेंज करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से BJP के लोग डरे हुए हैं, RSS डरी हुई है, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। उन्होंने तो यही समझा था कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद किया, जिस तरीके से ट्रिपल तलाक और जिस तरीके से कश्मीर वगैरह के इश्यूज के ऊपर जाहिर है कि तमाम STCs दलित वगैरह को इससे कंसर्न नहीं था, तो उनकी खामोशी खुद गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी। लेकिन NRC को भी और CAA को भी BJP ने यही समझा था कि बिल्कुल प्रीवियसली जैसा करे वैसे ही कर देंगे, लेकिन इस मरतबा बाजी पलट गई। तो उसकी वजह से इस मूवमेंट को अब हिंदू मुस्लिम राइट्स में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। AMU के अंदर जो गोली चली या कल शाहीन बाग के अंदर जो गोली चली या और ऐसे 2-3 वाक़यात हो चुके हैं, आप देखेंगे कि इसके अंदर जिस तरह से मुजरिमों को बचाया जा रहा है, ये मुजरिम कौन है? ये मुजरिम उस हेट स्पीच के नतीजे में पैदा हुए हैं जो BJP के लीडर खुल्लम खुल्ला अवाम के सामने दे रहे हैं। जैसे इस मुल्क का जिम्मेदार इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ये कहता है कि दिल्ली में वोट इस ताकत से डालो कि उसका करंट शाहीन बाग तक पहुंचे। ये कोई मामूली गली का लीडर नहीं कह रहा है, एक होम मिनिस्टर कह रहा है। इतना भड़काऊ बयान, इतनी बड़ी हेट स्पीच शायद ही कोई दूसरे मुल्क का दे सकता हो। खुद प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि दंगा करने वालों को हम कपड़ों से पहचानते हैं। तो इस किस्म के जब भाषण होंगे तो अवाम का, और ये जितने लोग फायरिंग कर रहे हैं, जो भी नौजवान पकड़े जा रहे हैं, ये किसी बड़े लीडर के बेटे नहीं है, ना बड़े लीडरों के बेटे कभी इस तरह के काम करेंगे। ये दलितों को, ST को, STCs को जो बिल्कुल 500,000 रुपए के बेचारे मोहताज होते हैं, उनसे देकर करवा रहे हैं। फिर ये पहला जो नजर आ रहा है साफ कि इस पूरे मूवमेंट को हिंदू मुस्लिम में चेंज किया जाएगा। दूसरा ये है कि जेलों में भर के हरासमेंट जो किया जाता है, ये भी अवाम की ताकत को तोड़ने का बहुत बड़ा जरिया होता है। आपने देखा कि कफील खान को सिर्फ NRC के खिलाफ बोलने के ऊपर मथुरा जेल में, तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया है। और 2 केसेस आपके सामने हैं। कर्नाटक में आपने देखा कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कहा है, उस डिमोलिशन को ड्रामाटाइज करके टेररिस्ट और वायलेंस पसंद करने वालों की हिम्मत बढ़ाई गई है। उसका जब पॉपुलर फ्रंट वालों ने प्रोटेस्ट किया तो सिर्फ FIR फाड़ी गई। और दूसरी तरफ बेंगलुरु एयरपोर्ट के ऊपर बम मिला, कहा कि वो दिमागी तौर पर सही नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गोली चलाने वाले को कह दिया गया कि वो नाबालिग है, वो इमैच्योर 18 ईयर से कम का है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि शाहीन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के अंदर एक ड्रामा किया गया जिसमें NRC क्या चीज है इससे पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए ड्रामा रचे। तो 7-8 साल के, 11-12 साल के बच्चों को पकड़ा गया, उनके वालिदैन के ऊपर मुकदमा करके। ये हरासमेंट है। तो गली गली ऐसे नौजवानों को पकड़ के हरासमेंट किया जाएगा। किसी मंदिर में गाय का सर काट के डाल दिया जाएगा, किसी मस्जिद में कोई बम रख दिया जाएगा। इस तरीके से ये पूरी अटेंशन को डाइवर्ट करने हैं। इसके लिए क्या करना है ये तो सारे कौम के लीडर समझें, लेकिन खास जिम्मेदारी तो दलित
STCs की है कि अगर हिंदू मुस्लिम फसाद है तो वो हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं होगा, वो फसाद करवाया जाएगा ओरिजिनली मुस्लिम दलित, मुस्लिम ST, मुस्लिम STCs का, और उसका नाम दिया जाएगा हिंदू मुस्लिम फसाद। अब अगर दलित और ST और STCs इस सिचुएशन को ना समझें तो एक तरफ तो मुसलमान तबाह होंगे ही होंगे, दूसरी तरफ उनको जिस मनोवाद का खतरा है, उनको वो जो इक्वल राइट्स इंडिया के जो फंडामेंटल मशरकी गोदावरी में गुज़श्ता साल सितंबर में कश्ती के साने में हलाक होने वाले टोली चौकी गुलशन कॉलोनी के एक नौजवान के वालिद को हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 10 लाख रुपए और तेलंगाना हुकूमत ने 2 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया मंजूर की है। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज ये चेक मुतवफिक के वालिद अलीम पटेल को पेश किया। इस मौके पर मंडल रेवेन्यू ऑफिसर भी मौजूद थी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कल से शुरू होने वाले मेदाराम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम मौके मेजात के अहदेदारों से कहा कि वो कबायलियों के इस सबसे बड़े फेस्टिवल के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाएं। उन्होंने बिलाखलल पानी और बरक़ी की सरबराही और ट्रैफिक के इंतजाम के बारे में सवालात भी किए। उन्होंने हंगामी हालात से निपटने के लिए भी मौसर इकदाम करने पर जोर दिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंदर रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज विकास राज, रजत कुमार, सुनील शर्मा, ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर क्रिस्टीना और दूसरे अहदेदार भी इस इजलास में शरीक थे। मशहूर कम्युनिस्ट लीडर और शायर मखदूम मोइनुद्दीन की 112वीं यौम पैदाइश के मौके पर CPI के कायदीन ने टैंकबंड पर वाक़े मखदूम के मुजस्समे की गुलपोशी की और उनको पूरा सर खिराज अक़ीदत अदा किया। मखदूम मोइनुद्दीन का शुमार मुल्क और हैदराबाद की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले सफ़े अव्वल के दस्ते में किया जाता है। वो CPI के सीनियर लीडर थे। हैदराबाद में CPI के हेडक्वार्टर को मखदूम भवन के नाम से ही मौसूम किया गया है। आज CPI हैदराबाद काउंसिल के जानिब से जो तेलंगाना के फ्रीडम फाइटर कामरेड मखदूम मोइनुद्दीन साहब का 112 साल का जन्मदिन जहाँ मखदूम स्टैचू के पास टैंकबंड के पास मना रहे। आज नौजवानों को भी ये मालूम होना चाहिए जो तेलंगाना निज़ाम के खिलाफ जो की पर्सन है 3 में से, इसमें एक मखदूम साहब है जो 1 साल लड़ने के बाद में तकरीबन कम्युनिस्ट का 4000 आदमी इंतकाल होने के बाद में इंडियन के हुकूमत में अंडर में इन्हों विड्रा हुआ निज़ाम। अगर वो तेलंगाना आर्म स्ट्रगल अगर नहीं है तो आज तेलंगाना नहीं है। जो हिंदुस्तान की फ्लैग आज आ रहा बोलो तो 1947 में नहीं है, 1948 में हम आर्म स्ट्रगल करके 4000 आदमी का इंतकाल होने के बाद में तेलंगाना का फ्रीडम आया उस टाइम पे। ये पब्लिक को मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम करना बोल के मैं नौजवानों को अपील करना चाह रहा हूँ। मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट M नारायण रेड्डी की आखिरी रसूमात कल निज़ामाबाद के धर्मावरम में सरकारी इजाज़त के साथ अदा की गई। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर रोड एंड बिल्डिंग्स प्रशांत रेड्डी, वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी और दूसरे आखिरी रसूमात के मौके पर मौजूद थे। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी और कमिश्नर पुलिस कार्तिका ने इंतजाम की निगरानी की। आंजानी लीडर के फर्जंद अरुण रेड्डी ने चिता को आग दिखाई। आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले दीगर अफराद में साबिक़ वज़रा केजाना रेड्डी, समरसिम्हा रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, साबिक़ स्पीकर सुरेश रेड्डी, BJP लीडर वी लक्ष्मी नारायणा, निज़ामाबाद के रुकन असम्बली गणेश गुप्ता, MLC VG गौड़, सदनशीन जिला परिषद C विट्ठल राव, निज़ामाबाद की मेयर नीतू करण शामिल हैं। दोहा से बैंकॉक जाने वाले कतर एयरवेज के तैयारे ने आज सुबह कलकत्ता के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कर दी ताकि थाई के एक मुसाफिर की जजगी की जा सके। खातून ने तैयारे में ही बच्चे को जन्म दिया। पायलट ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम को इत्तला दी और हंगामी सूरत हाल से वाकिफ करवाया। जच्चा और बच्चा दोनों को कलकत्ता के खांगी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। तकरीबन 3 घंटे के बाद फ्लाइट दोबारा बैंकॉक के लिए रवाना हुई।